हेलो एवरीवन। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी साइकोलॉजी के। तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टेट हो, टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से सारे क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ही सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान किससे संबंधित है। तो शैक्षिक विज्ञान जो है वो किससे संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका आएगा जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो संबंधित है किससे, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस, द लर्निंग सिचुएशन, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी द लर्नर शिक्षार्थी, द लर्निंग प्रोसेस सीखने की प्रक्रिया, और द लर्निंग सिचुएशन सीखने की स्थिति। तो इन सब से ये संबंधित है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और सीखने की स्थिति से क्या है, संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। एंड इसमें हम एक्सप्लेनेशन भी ले सकते हैं कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, तो इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान जो शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, मानव विकास, सीखने की प्रक्रियाओं और शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार से संबंधित है, और ये शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों को लागू करने के बारे में होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर रहेगा सारे ऑप्शन डी। ठीक है, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस, द लर्निंग सिचुएशन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, विकास परिवर्तन का वह स्वरूप है जो जीवन से शुरू है और संपूर्ण जीवन में जारी रहता है। तो विकास परिवर्तन का क्या होता है, एक पैटर्न होता है जो जीवन भर निरंतर चलता रहता है। मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हमें पता चलता है, जैसे जीवन से शुरू होता है और जीवन में, संपूर्ण जीवन में ये जारी रहता है। तो इस तरह का पैटर्न है जिसमें हम कई तरीकों से, कई टाइप में इसको देख सकते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास हो गया। ठीक है, कौन सा विकास, शारीरिक विकास। इसके अलावा मानसिक विकास, मानसिक विकास के अलावा हम भावनात्मक विकास की बात कर सकते हैं, भावनात्मक विकास। ठीक है, और साथ में सामाजिक विकास। तो ये सब जो है इस रूप में या इन तरीकों से हम इनको देख सकते हैं। जो निरंतर बात हमने की है विकास परिवर्तन का क्या है, एक पैटर्न है और जो जीवन भर निरंतर चलता है। तो यही इसमें सारे चेंजेस है, जैसे शारीरिक विकास का होना, मानसिक विकास जब होता है, भावनात्मक विकास जब होता है और सामाजिक विकास जब होता है। तो वो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर रहेगा कंसेप्शन। ठीक है, यानी इसको गर्भधान बोलते हैं, ये इसमें राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से विकास जो है निरंतर चला रहता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक। चलिए तीसरा प्रश्न है, क्रिएटिव पीपल टेंड टू थिंक इन अ मैनर, मतलब कि रचनात्मक लोग किस प्रकार सोचते हैं, रचनात्मक लोग किस प्रकार सोचते हैं, रचनात्मक लोग किस प्रकार सोचते हैं। तो किस प्रकार सोचते हैं, जैसे कि कन्वर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी इसे कहेंगे भिन्न। ठीक है, पहले का मतलब है अभिसरण, दूसरे का मतलब है भिन्न, तीसरे का मतलब है सकारात्मक, चौथे का मतलब है नकारात्मक। तो इसको बोलते हैं भिन्न। ठीक है, अलग। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम कर लेते हैं साथ में कि जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कि रचनात्मक लोग किस प्रकार सोचते हैं। तो भिन्न प्रकार से सोचते हैं, मतलब रचनात्मक लोग एक खास ढंग से सोचते हैं। ठीक है, तो जिसे अपसारी, भिन्न या अपसारी सोच कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, भिन्न या अपसारी सोच। ठीक है, और मतलब ये होता है, मीनिंग ये है कि वे किसी समस्या के बारे में अनेक अलग अलग विचार करते हैं। मतलब एक विचार ना करके वो अलग अलग अपने विचार देते हैं और विभिन्न दिशाओं में सोचते हैं।
अलग डायरेक्शन में वो सोचते हैं, रचनात्मक लोग होते हैं और नए और मौलिक संविधानों की खोज भी करते हैं, समाधान जो है उनकी खोज करते हैं। तो ये होते हैं रचनात्मक लोग। तो भिन्न या अपसारी सोच जिनकी होती है उनको रचनात्मक लोग कहा, या इस प्रकार से वो सोचते हैं। राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, समान तत्व किससे निकटता से जुड़ा है? समान तत्व शब्द किससे निकटता से जुड़ा हुआ है या जुड़ा है? समान तत्व शब्द किससे निकटता से जुड़ा है? द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ। तो इसका जो समान तत्व, समरूप तत्व इसको आप बोल सकते हैं, समान तत्व नहीं बोलना हो तो समरूप तत्व कहेंगे। राइट। तो इसमें जो आइडेंटिकल एलिमेंट है, शब्द सीखने के स्थानांतरण, सीखने के स्थानांतरण का मतलब कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ट्रांसफर फॉर ऑफ लर्निंग, सीखने का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है इसके सिद्धांत से निकटता से जुड़ा हुआ है। ये जो सिद्धांत है, मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है, ये सिद्धांत बताता है कि जब पहले सीखे गए ज्ञान या कौशल को नए कौशल या ज्ञान में स्थानांतरित किया जाता है तो ये प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो जाती है। और यदि दोनों के बीच समान तत्व या समानताएं पाई जाती हैं या अधिक होती हैं तो ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इसका राइट आंसर रहेगा। समरूप तत्व शब्द किससे निकटता से जुड़ा है? तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेस्मर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? एथेटिक है या एस्थेटिक है या फिर एस्थेनिक है या पैनिक है? तो इसमें जो सही आंसर रहेगा, तो पहले तो हम इसको डिफाइन कर लें कि क्वेश्चन जो है सीखने के प्रकार के जो बात की गई है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर रहेगा, तो इसमें जो राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, उसे कहेंगे एस्थेटिक। ठीक है। तो मतलब इसको सौंदर्य बोध भी बोला जाता है हिंदी में, सौंदर्य बोध। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, गैटने ने सीखने के पदानुक्रम में किस प्रकार का सीखना नियम सीखने से तुरंत पहले होता है? मतलब गैगने के सीखने के पदानुक्रम में किस प्रकार का सीखना नियम सीखने के तुरंत पहले होता है? जैसे कि ऑप्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है, कंसेप्ट लर्निंग है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है, चेन लर्निंग है। तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, कंसेप्ट लर्निंग इज करेक्ट आंसर। यानी इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन जो है याद रहें और एग्जाम के लिए कोई परेशानी ना हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, गैगने के पदानुक्रम में सीखने के 8 प्रकार आते हैं। कितने प्रकार आते हैं? 8 टाइप आते हैं। और संकेत सीखने से लेकर समस्या समाधान जो है समाधान तक बढ़ते हैं। यानी जो प्रत्येक प्रकार से सीखने के लिए पहले से मौजूद कौशल की आवश्यकता होती है, यानी सीखने की प्रक्रिया में तुरंत आगे बढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। यानी ये एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक स्तर पर पहले के स्तर की समझ की आवश्यकता होती है। तो अवधारणा जो है सीखना, या जैसे भेदभाव सीखना, ये सारे इसके जो है अवधारणा जो है, इसका राइट आंसर रहेगा कंसेप्ट लर्निंग इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की, किस सिद्धांत में वो डॉल प्रकार प्रयोग शामिल है? तो किस सिद्धांत में ये शामिल है? तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? तो मतलब जो ओवरडॉल एक्सपेरिमेंट है इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद अल्बर्ट बंदूरा एंड सोशल लर्निंग थ्योरी इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा, सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। और ये जो है अल्बर्ट बंदूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। इसको क्या बोलेंगे? सामाजिक अधिगम
सिद्धांत, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और ये सिद्धांत क्या दर्शाता है कि बच्चे दूसरों को देखकर विशेष रूप से क्या करते हैं, रोल मॉडल के व्यवहार की नकल करके सीख जाते हैं, या इसमें आक्रामक व्यवहार भी शामिल है। तो इसी तरह से जैसे कि वो डॉल पर हमला करते हुए दिखाया गया है, ठीक है, तो वो चीजें आ जाती है इसमें। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर और सोशल लर्निंग थ्योरी। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफेंस मैकेनिज्म आर क्रिएटेड बाय, मतलब कि रक्षा तंत्र किसके द्वारा बनाए गए, रक्षा तंत्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे है माइंड, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड ईगो। तो इसमें जैसे कि मन, रवैया या व्यवहार, या जैसे हम बात करें तो क्या इसमें राइट आंसर आएगा। तो इस तरह से अगर बात करें हम यहाँ पे कि चेतन मनोवैज्ञानिक रणनीतियां हैं जो मनोविश्लेषण सिद्धांत के ऊपर आधारित है, जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म और अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी डेवलप्ड बाय द ईगो। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर रहेगा, इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंजाइटी एंड अदर अपील्स एंड अनप्लेजेंट एंड फीलिंग अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी थ्योरी। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, मतलब रक्षा तंत्र मन की वह चेतन प्रणाली होती है, अचेतन प्रणाली, अचेतन प्रणाली जो हमें तनाव, दर्दनाक भावनाओं और आंतरिक संघर्षों से बचाने के लिए उपयोग करती है। और ये मानसिक प्रक्रियाओं का एक सेट है जो सुविधाजनक अनुभवों से निपटने में मदद करता आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द मास्टर इमोशन, गुरु भाव कौन सा है। तो इमोशन यहाँ पे भाव पूछा गया है, एंगर है, फिनेस है, फियर एंड शेम एंड वरी। तो इसमें अकराक जैसे कि क्रोध, खुशी, डर, शर्म या चिंता आएगा। तो मुख्य भावना एक ऐसी भावना, मुख्य भावना पहले तो आपको बताना चाहिए क्या होती है। तो मुख्य भावना एक ऐसी भावना है जो किसी व्यक्ति, स्थिति और घटना के बारे में किसी व्यक्ति के मन में सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख रूप से मौजूद होती है। मतलब ये कैसी भावना होती है, ये इस तरह की भावना होती है जो किसी के अंदर सबसे अधिक प्रभावशाली होती है और किसी अन्य भावना के बजाय अधिक प्रबल हो जाती है। तो इसी को मुख्य भावना जो है बोला जाता है। तो इसमें जो सही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, तो इसका राइट आंसर आएगा C, fear and shame. Option C is correct answer. And question number 10 है, the overprotected child will be tend to display, यानी अति संरक्षित, क्या बोलेंगे, अति संरक्षित बच्चे, अति संरक्षित बच्चे में प्रदर्शन की प्रवृत्ति होगी। तो क्या प्रवृत्ति होगी, तो इसमें एग्रेसिवनेस है, नेगेटिविटी है, मैच्योरिटी है और डिफेंसिवनेस है। तो इसमें आक्रामकता होगा, नकारात्मकता होगा, अपरिपक्वता होगा या रक्षात्मकता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर आएगा एग्रेसिवनेस, यानी आक्रामकता, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर रहेगा। इसको हम एक बार एक्सप्लेन कर लें क्वेश्चन को अच्छे से। तो इसका जो सही आंसर है, तो मुख्य भावना का हमने पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट है, अत्यधिक सुरक्षा प्राप्त बच्चा अक्सर प्रदर्शित क्या करता है तनावपूर्ण स्थितियों में, जैसे अपरिपक्वता। तो इसमें एग्रेसिवनेस आएगा। एन ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड विल ऑफन डिस्प्ले एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स, लोअर सेल्फ एस्टीम एंड will tends to take risk of challenges themselves, यानी अति संरक्षित जो बच्चा है, यहाँ पे हमने अति संरक्षित की बात की है। तो आक्रामक व्यवहार, निरंतर ध्यान और सेवा की अपेक्षा और नकारात्मकता प्रदर्शित करता है, और पर्याप्त प्रोत्साहन की कमी के कारण व्यवहार जो है उसका दिखाई देता है। एग्रेसिवनेस जो है इसका आक्रामकता राइट आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, in an experiment the group that receives no treatment is called, एक प्रयोग में जिस समूह में कोई या जिस समूह को कोई उपचार नहीं मिलता उसे क्या कहते हैं, नो ग्रुप, सब्स्टिट्यूट ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर। तो इसमें
ऑप्शन सी सही रहेगा, कंट्रोल ग्रुप इज करेक्ट आंसर। यानी हम बोल सकते हैं इन एन एक्सपेरिमेंट द ग्रुप दैट रिसीव नो ट्रीटमेंट इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप। द कंट्रोल ग्रुप इज यूज्ड एज अ बेसलाइन फॉर कंपैरिजन विद द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो ये इसका सही है, यानी नियंत्रण समूह इसको हिंदी में बोला जाता है। एक वास्तविक प्रयोग जो है जिसे नियंत्रित प्रयोग भी कहा जाता है, हमेशा कम से कम एक नियंत्रित समूह शामिल होता है। तो जिसे प्रयोगा या प्रायोगिक उपचार नहीं मिलता, यानी कुछ प्रयोग नियंत्रण समूह के लिए उपचारों का परीक्षण करने के लिए विषय आधारित जो है इस तरह के डिजाइन का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल ग्रुप क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वाज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। कार्यात्मक में मुख्य प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? विलियम जेम्स इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो विलियम जेम्स रहेगा। द मेन फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म इन साइकोलॉजी वाज विलियम जेम्स। ही इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ फंक्शनलिज्म साइकोलॉजी, इन्हीं को कहा जाता है। तो हिंदी में इसको बोलेंगे प्रकारवाद के प्रमुख संस्थापक। प्रमुख संस्थापक अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम जेम्स, उन्होंने मन के कार्यों और उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 13 का प्रयोगात्मक विज्ञान मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो क्या राइट आंसर रहेगा इसमें? विल्हेम वुंट इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए सही रहेगा। इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि विल्हेम वुंट जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है, और उन्होंने पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। और मनोविज्ञान तो एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में उन्होंने स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। यानी विल्हेम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। कहाँ की थी? क्वेश्चन यहीं से बन गया। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में क्या किया था? उन्होंने पहली प्रयोगशाला जो थी वो स्थापित की थी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा विल्हेम वुंट। एंड क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड पीपल। यानी निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का उदाहरण है? तो कौन सा रहेगा? तो इसमें पूर्वाग्रह इसको बोला जाता है, पूर्वाग्रह। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, Which of the following is another term for reinforcement? यानी निम्नलिखित में से कौन सा सुदृढ़ीकरण के लिए एक विशेष शब्द है? सुदृढ़ीकरण के लिए एक विशेष शब्द पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आएगा रिवॉर्ड इज करेक्ट आंसर। इनाम, ठीक है, रिवॉर्ड इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि टेट, टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जीबीटी। तो इन सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेंगे जो यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाए गए हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।